अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शुजा। सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत। आपको लिए चलेंगे हेडलाइंस की जानिब। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने भी मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 47वां रोज। जबरी पाबंदियां जुल्म की इंतहा उरूज पर पहुंच गई। वहां ना खुराक मुहैया है ना अद्वियात। बच्चे बूढ़े निहायत महसूर होकर जिंदगियां गुजारने पर मजबूर। मामूलाते जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अमरीकी अदालत ने भारतीय वजीर आजम को तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम आपको बताएं कि खालिस्तान तहरीक के जो बानी हैं उन्होंने वहां पर मुकदमा दर्ज कराया और तवज्जो मबजूल कराई गई। जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, इस हवाले से वहां पर मुकदमा दर्ज कराया गया। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क भर में हम देख रहे हैं महकमा सेहत की जानिब से बड़े आदाद शुमार जारी किए गए हैं डेंगू से मुतासरा अफराद के हवाले से। और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 6 अफराद दम तोड़ गए डेंगू की वजह से। और आपको ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि सिंध हुकूमत ने कुत्तों के काटने की वैक्सीन तो मुहैया नहीं की, लेकिन आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए सिंध भर में मुहिम का ऐलान जरूर कर दिया। और जहां पर बात होती है मेहनत की, तो पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान के ऐसे होनहार बेटे ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी उस्ताद के लिए सबसे मेहनती उस्ताद का एजाज उनको मिला। और बात होगी क्रिकेट के हवाले से भी। क्रिकेट के शायकीन के लिए कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज और के लिए कौमी टीम का ऐलान कल किया जाएगा। और नाज़रीन, ये तो थी आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि जिला मोहम्मद में पाक अफगान बॉर्डर पर जो बाड़ लगाई जा रही है ताकि सरहद पार की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के बॉर्डर्स को महफूज रखा जाए। ये जब बाढ़ की तनसीब का काम जब से जारी है, हम देख रहे हैं कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी से हमारे पाक फौज के जवानों को अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी ताज़ा तरीन अपडेट आपको दें कि पाक फौज के हमारे मेजर अदील शाहिद जिनका ताल्लुक कराची से है और पाक फौज के सिपाही फराज हुसैन जिनका ताल्लुक कोटली से है, उनको वहां पर शहीद कर दिया गया है। वो वहां पर तनसीब का जायजा ले रहे थे जो बाढ़ लगाई जा रही है। आपको प्रोग्राम में मजीद भी इस हवाले से डिटेल से आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक से वापस आएंगे और हेडलाइंस की डिटेल से आपको आगाह करेंगे।
بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے. اس حوالے سے جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کیا کہتے ہیں, ہمارے حکومتی نمائندے کیا کہتے ہیں, ان کی نظر میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں. کشمیر ایک ایسی آواز ہے کہ جس کو ہندوستان اپنی بھرپور طاقت, جبر اور ظلم کے باوجود نہیں دبا سکا. جہاں تک ان مظالم کا تعلق ہے, ہندوستان کی بھول ہے, وہ کشمیریوں کا عزم توڑ نہیں سکتا, اور انشاءاللہ عزیز کشمیری اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اب ہمارا ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ دفعہ 370 بحال کیا جائے یا 35A بحال کیا جائے. ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے. شہر ہے کہ اگر ہماری ان کے قبضے میں چلی گئی ہے تو ہمیں انتہائی قدم بھی اٹھانے کی طرف غور کرنا چاہیے. کشمیر کے معاملے میں کسی بھی قسم کے کمپرومائز کا کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے. اگر سیکورٹی کونسل اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی تو اگر خدا نخواستہ یہ لیگ آف نیشن کی طرح اس کی ناکامی ہوئی تو یہ دنیا کے لیے تباہی ہے. لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. اور سب سے پہلے پروگرام میں ہم بات کریں گے ضلع محمد میں ہونے والی دہشت گردی کے اس واقعے کے حوالے سے جس میں پاک فوج کے ہمارے سپاہی کو نشانہ بنایا گیا, ہمارے آفیسر کو شہید کر دیا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے 70,000 جانوں کی قربانیاں دی, وہیں پر یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. پاک فوج کے ہمارے سپاہیوں نے اس طرح کی بے انتہا قربانیاں دی ہیں, اور آج بھی ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے اسی طرح پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ جو وہاں پر باڑ کی تنصیب کا کام جاری ہے سرحد کے اوپر, پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر, اس کی تنصیب کے کام کا جائزہ لے رہے تھے میجر عدیل شاہد, جن کا تعلق کراچی سے, اور سپاہی فراز حسین, جن کا تعلق کوٹلی سے بتایا جاتا ہے. ان کی عمر صرف 23 سال تھی اور یہ وہاں پر کام کروا رہے تھے, اور جو سرحد پار سے آئے ہوئے تھے دہشت گرد, انہوں نے وہاں پر بارودی سرنگیں نصب کی ہوئی تھیں جس کا نشانہ بن گئے ہمارے یہ دو سپاہی. بات کریں گے رانا شہزاد السلام, نمائندہ پی ٹی وی ہیں, ان سے بات کریں گے. رانا شہزاد السلام, بتائیے گا اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں؟ ڈی جی ایس پی آر نے بھی ٹویٹ کیا ہے, بتائیے گا یہ واقعہ کس وقت پیش آیا اور کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی وردہ, بالکل آج پاک افغان سرحد پر پاک فوج کے جو سربراہ ہیں میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کے عمل کو یہ جو دو ہمارے جوان تھے سپروائز کر رہے تھے, جس کے دوران شدت پسند عناصر نے سرحد پار سے دار اندازی کی اور فائر کیا. اس واقعے میں میجر عدیل شہید
मेजर अदील शाहिद और सिपाही फराज हुसैन जो मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़या पेश आया वहाँ पर शहीद हो गए। सरहद पार से आकर दहशतगर्दों ने IED नस्ब की थी, जिसके धमाके के नतीजे में ये शहादतें हुई हैं। ISPR ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि मेजर अदील शाहिद और सिपाही फराज हुसैन जो इस वाक़े में IED के ब्लास्ट होने पर शहीद हो चुके हैं। और सरहद पार से ये बाड़ लगाने का जो अमल था इसलिए लगाया जा रहा था कि इस इलाके से मोहम्मद एजेंसी के एरिए से सरहद पार से दारंदाजी होती थी और पाक फौज इस दारंदाजी को रोकने के लिए बाड़ लगा रही थी। और बाड़ लगाने के अमल को ये मेजर अदील शाहिद और सिपाही फराज हुसैन सुपरवाइज कर रहे थे, जिसके दौरान ये वाक़या पेश आया। जी राना शहजाद सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि दरअंदाजी को रोकने के लिए ये काम जो है पाक फौज सरअंजाम दे रही है। हमारे अफसर, हमारे जवान जो हैं दिन रात कोशा हैं कि किसी तरीके से दहशतगर्दी को सरहद पार से आने से भी रोका जाए, और ऐसी बेशतर कुर्बानियां जो हैं दिन रात देते चले आ रहे हैं। और आज भी ये ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया। DGISPR की जानिब से ट्वीट करके इस कुर्बानी के हवाले से कौम को बताया गया है कि कौम को किसी भी खतरे से बचाने के लिए जो है हमारे कौम के अफसर, हमारे कौम के जवान जो हैं अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हम अगले मौजू की जानिब प्रोग्राम में नाजरीन बढ़ेंगे, और सलाम इससे पहले हम पेश करेंगे उन तमाम अफसरों और जवानों को और उनके अहले खानों को भी जो अपनी जानों के नजराने हमारे लिए पेश करते चले आ रहे हैं। नाजरीन, अगले मौजू में जिसमें हम बात करेंगे वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से है। वो सऊदी अरब रवाना हुए हैं और सऊदी अरब में उन्होंने सऊदी फरमारवा शाह सलमान से और सऊदी वली अहद से मुलाकात की है, मोहम्मद बिन सलमान से। और ये मुलाकात यकीनन बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इसके बाद वज़ीर आज़म जाएंगे जनरल असेंबली में, जहां पर वो खिताब करेंगे। और ये खिताब मामूली खिताब नहीं होगा, ये मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए खिताब होगा। और वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे पहले कभी इस तरीके का खिताब नहीं किया गया और मसला कश्मीर को कभी इस तरीके से उजागर नहीं किया गया होगा जिस तरीके से मैं ये मामला वहां पर लेकर जाऊंगा। हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुराद यूसुफजई, उनसे बात करेंगे उनका क्या ख्याल है इस तमाम तर विजिट के हवाले से जो सऊदी अरब में मुलाकातें हुई हैं, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया मुराद यूसुफजई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। कैसे देखा सऊदी अरब में सऊदी फरमारवा से मुलाकात का, और जिस तरह उन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया है और कहा है कि मसले कश्मीर पर हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इरादा करते हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की पिछले 1.5 माह से जो कश्मीर के मसले पे जो कामयाबियों को तसलसल है, उनका ये दौरा और सलमान बिन अब्दुल अजीज की मुकम्मल यानी फुल सपोर्ट का ऐलान करना उसी का एक हिस्सा है, उन्हीं कामयाबियों का एक हिस्सा है। तो इसको तो यूं देखिए कि ये एक इंतहाई एक जो है ना बेहतरीन कामयाबी है कि पिछले 1.5 माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है ना बेहतरीन तरीके से जो है ना कश्मीर का मसला जो है उसको जो है ना हल जो है ना उसको उजागर किया है पूरी दुनिया के सामने। 70 साल में जो काम ना हो सका वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी टीम और हमारे मीडिया ने और दीगर जो एक्टिविस्ट लोग हैं उन्होंने ये काम किया। INGOs को आप जरा देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई, या यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट है जो काउंसिल है, सॉरी, उन्हें इन तक भी ये बात पहुंची और इन्होंने भी बेहतरीन तरीके से इस पे आवाज बुलंद की। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कभी जो है ना कोई पिटीशन जो है ना कश्मीर पे जो है ना किसी पिटीशन का जो है ना उसको दायर किया हो, या उस पर जो है ना उसने जो है ना कोई काम किया हो, या ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो है ना कोई खास काम किया हो। इसी तरह से हमने बहुत से ममालिक से हमारे जो है ना हमारी हुकूमती टीम ने जो है ना राब्ते किए, उनसे जो है ना हमायत हासिल की। मसला कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों का जो केस है उसको बेहतरीन तरीके से जो है ना उन्होंने पेश किया। और सबसे अहम यूरोपियन जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, या मैं उससे ये कहूँ कि यूरोपीय यूनियन में एज ए होल में अगर बात करूँ, यूरोपियन यूनियन में जो केस हमने पेश किया जिस पे डिबेट हो भी चुकी है और मजीद उस पर जो है ना डिबेट होने जा रही है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसकी वजह यह है कि ये अमेरिका के मुकाबले में, क्योंकि अमूमन ये बात होती है कि पूरी दुनिया में वन मैन पुलिस है। हमें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए नाज़रीन आपको लिए चलेंगे इस वक्त न्यूज स्टूडियो से, वापस आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस केस में किसी किस्म की दबाव, किसी किस्म का कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
بالکل میرٹ کے اوپر تفتیش ہوگا اور اس میں PSFA جو ہماری فورینسک سائنس ایجنسی ہے وہ بھی انوالو ہے. وہ اپنے جو DNA ٹیسٹ ہیں وہ بھی لے رہے ہیں. جتنے بھی وسائل ان کو چاہیے پنجاب گورنمنٹ ان کو دے گی. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ کسی قسم کا واقعہ پنجاب کے اندر دوبارہ اس طرح کا رونما نہ ہو اور اس کے لیے جو بھی اسٹیپ ہمیں لینے پڑیں گے اس کے لیے ہم بریک نہیں کریں گے انشاءاللہ. عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ سادگی والی سادگی پہلے میری بات سنیں. آپ نے دیکھا کتنی گاڑیاں تھیں میرے ساتھ؟ 3 بجے کا ٹائم. پہلے یہ بتائیں کتنی گاڑیاں تھیں. نمبر 1 3 بجے کا ٹائم. دوسری بات سب سے پہلے آگے ہم نے بریفنگ لی ہے, پوری ڈیٹیل لی ہے, تو پھر یہاں پہ آئے ہیں آپ کے ساتھ. جو ایکشن لینے تھے وہ لیے ہیں. آپ کام کی بات کریں نا, آپ خود بات کریں. اس میں نمائندے بھی تھے غازی میں جو کیسز ہوئے ان میں نمائندے گھومتے رہتے ہیں. کیا ان ایسٹیٹس کو بھی آپ باہر نکالیں گے تو اس کا گراج سے اسی علاقے میں گھوم رہے ہیں. آئی جی صاحب کھڑے ہیں. آئی جی صاحب کو اسپیشل انسٹرکشن بھی ہیں کہ پولیس میں بالکل جو کالی بھیڑیاں ہیں ان کو برداشت نہیں کریں گے, اور جو آفیسر فارغ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی پوسٹنگ دوبارہ نہیں ہوگی. ان کو چارج شیٹ بھی کریں گے اور کیسری کردار تک بھی جائیں تو کہاں پہ ایکشن نہیں ہوا آپ مجھے یہ بتائیے گا. کس کا نہیں ہوا؟ بالکل کیسے رپورٹ بھی ہو رہے ہیں, ایکشن بھی ہو رہے ہیں. آپ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بات نہ کریں, غلط بات نہ کریں. آپ کام کر رہے ہیں, آپ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ سعودی عرب سے آئے ہیں. آپ نے ایئرپورٹ پہ ہی اجلاس بلایا, وہاں پہ فوراً آئی جی صاحب نے ان کو بھی بلایا, باقی بھی, اور زاہد نواز مرمت صاحب کو اسپیشلی یہاں پہ تعینات کیا جو وہاں پر آفیسر ہے. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں, لیکن ایک گزارش ہے کہ قانون سازی ایسی کی جائے کہ ایسے درندے جو ہے ان کو ہینگ کیا جائے سر عام. تمہارا کچھ اصل بات آپ نے بات کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے اور اس طرح کے SOP ہوں تاکہ کسی کو آپ بات کریں. آج میں یہاں پہ آیا ہوں ایسی بات نہیں ہے. یہ سسٹم خود بخود اس طرح سے چلتا کہ مجھے آنے کی ضرورت نہ پڑتی. بچوں کو کیا پہنائیں گے پھر آپ؟ بات تو سن لیں کیا آپ کو کہاں سے باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کہاں سے باتیں کر رہی ہیں؟ کوئی نہیں, پنجاب کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسے موقع پہ ٹیسٹ کیس کے طور پر آپ اس کو لے رہے ہیں. جی آپ نے ٹارگیٹ دیا ہے کہ 48 آورز یا 4 گھنٹے, اور دوسرا اس میں پرفارمنس بڑا لیک کرتی ہے. کیبنٹ کی بھی آپ نے کیبنٹ میں بھی آپ شروع کر رہی ہے. اور جو فائنل سب سے پہلے اس کیس کے حوالے سے ہم نے جو بیسٹ ٹیم تھی ہماری اس کی ہم نے GIT بنائی ہے تاکہ وہ قابل لوگ یہاں اس میں انوالو ہوں اور اس کو ٹریس کریں. اس کے بعد جہاں جہاں بھی فلاح ہوگا, جہاں جہاں بھی انہیں پرابلم آئے گی, کسی کو ٹالریٹ نہیں کریں گے, چاہے پولیٹیکلی ہو چاہے ایڈمنسٹریٹولی ہو, بالکل نہیں کریں گے, ٹالریٹ نہیں کریں گے. آلریڈی ہے اور دنیا کو کر رہے ہیں جی انشاءاللہ پورے کریں گے ڈسٹرکٹ کو. اور آپ کی ڈالفن جو ہے اس کو بھی یہاں پہ تعینات کر رہے ہیں دنیا کے اندر. دو نشے کے ڈبے آپ کے DC صاحب نے کام کی بالی بیچنے والے مقبولین کے گھر میں اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیے تمام کا بہت بہت شکریہ. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کافی دیر کیا, بہت بہت وہ کرتے ہیں. جتنے بھی میل لیں گے انشاءاللہ ہم اس کے لیں گے اپنے بچے کو آپ فکر نہ کریں. یہ سرکار کی ڈیوٹی ہے, آپ فکر نہ کریں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, ایکشن لیں گے اور آپ کو نظر آئے گا. تھینک یو.
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار چونیا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. واقعے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس کا جو ٹرائل ہوگا وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا. پنجاب حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے کہ اس قسم کے واقعات آئندہ پنجاب میں بالکل بھی نہ ہوں. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ 4 چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز جو ہیں وہ قصور میں بنائے جا رہے ہیں اور چونیا کو سیف سٹی لاہور سے منسلک کر رہے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے بھی ہمارے ساتھ رہیے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریوں وفاریوں قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. حاصل کریں گے تجھ کو بازی لگا کے جان بھی، حاصل کریں گے تجھ کو بازی لگا کے جان بھی. کشمیر تو شرط ہے، کشمیر تو شرط ہے ہمارے پاکستان کی. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تسلیم کرتی ہے دنیا تیری ہے قربانی، جب کی قسم ہے یہ کبھی رہنا نہیں جانی. تسلیم کرتی ہے دنیا تیری ہے قربانی، جب کی قسم ہے یہ کبھی رہنا نہیں جانی. ہے بات تیرے جرت کی، ہے بات تیرے جرت کی، دولت ہے تیری ایمان کی. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. ہو جاؤ گے تم ظالم کے ہر ظلم سے آزاد، ہر سمت سے جب آئے گی پھر مولا کی امداد. ہو جاؤ گے تم ظالم کے ہر ظلم سے آزاد، ہر سمت سے جب آئے گی میرے مولا کی امداد. سجدے میں ہوتی ہے پوری، سجدے میں ہوتی ہے پوری دعا اہل ایمان کی. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. کشمیر بنے گا پاکستان، حاصل کریں گے تجھ کو بازی لگا کے جان کی. اور پاکستان نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑا جائے گا اور یہی عزم لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ عازم سفر ہوئے ہیں امریکہ کے لیے اور وہاں پر وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے اور دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اگر باقی دنیا ہے یا نہیں ہے لیکن پاکستان ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و بربریت کے گرم بازار کی جہاں پر 47واں روز ہو گیا ہے کرفیو کا. ہم آپ کو بتائیں کہ وہاں پر
कर्फ्यू के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर है। वहां पर बाजार बंद हैं, वहां पर स्कूल बंद हैं, वहां पर अस्पताल बंद हैं, वहां पर अद्वियात मौजूद नहीं है, वहां पर किसी भी तरीके से लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते। आप सोचें कि एक हफ्ता घर में महसूर रहना कितना मुश्किल हो जाता है। मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा वादी में रहने वाले लोग जो हैं वो 47 रोज से जो है वो अपने घरों में बंद हैं। जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तानें लिखी जा रही हैं। आरएसएस के गुंडे जो हैं वो वादी में दंदनाते हुए फिर रहे हैं। वहां पर ख्वातीन की इस्मत दरी की जा रही है। वहां पर बच्चों को जो है वो घरों से निकाल कर, माओं की गोदों से निकाल कर जो है वो जेलों में डाला जा रहा है। वहां पर गुमनाम खबरें पहले भी इस तरह की बहुत ज्यादा मिली और अभी भी नौजवानों को घरों से निकाल कर गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर उन्हें नामालूम मकामात पर ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में वहां पर खौफ और हिरास की वो कैफियत है। लेकिन लोग अब इस कर्फ्यू से तंग आ चुके हैं। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं और अब उन्होंने अज़्म कर लिया है कि वो अब किसी चीज से डरेंगे नहीं। वो हर जुल्म की दीवार को तोड़ते हुए, रोनते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी आजादी की जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम बताएं आपको कि दुनिया भर का मीडिया जो है वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को अब रिपोर्ट करना शुरू हो गया है और ये भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की वजह से ही मुमकिन हो गया है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद खान से, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। उनसे जानेंगे कि ये जो ओवरऑल पाकिस्तान की सिफारतकारी की कोशिशें हैं, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देखा ओवरऑल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल लॉबिंग के ऊपर, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद खान, आपने हमें ज्वाइन किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अमेरिका के लिए आज़म सफर हैं। आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को? मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए 47 रोज गुजर गए हैं सर कर्फ्यू के। बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं वो तो यकीनन कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से खास करके मैं कहूँ कि 2 बार मुजफ्फराबाद गए। 14 अगस्त को खास करके पूरा यूम पाकिस्तान जो है, यूम आज़ादी कश्मीरियों के नाम हुआ और दूसरी बार वो वहाँ के जो लोग हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ गए, उनसे उन्होंने खिताब किया और यही कहा कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के इश्यू को उजागर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। और यही नहीं कि ये कोशिशें अभी हो रही हैं, बल्कि पाकिस्तान तो रोज़ अव्वल से ही कश्मीर के इश्यू को लेके दुनिया के हर खिते में गया है, अक़वामी मुद्दा में कश्मीर का इश्यू हाईलाइट किया है। अब की बार यूं है कि पाकिस्तान ने खास करके कोशिश की है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कश्मीर में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, जो इस वक्त सीज का एक मुहासरे का सिलसिला है, 47वां दिन है आज, तो उसको लेके पाकिस्तान ने दुनिया के तमाम ममालिक को ये वाज़ेह किया है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस हैं और ये जो सीज और कर्फ्यू है, एटलीस्ट फर्स्ट चांस के तौर पे, फर्स्ट स्टेप के तौर पे इसको लिफ्ट किया जाए। और ये इंतहाई जरूरी है। इसकी वजह यह है कि कश्मीर में इस वक्त कश्मीरी मर रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, एक मीडिया क्लैंप डाउन है, किसी को कुछ नहीं पता। इसके साथ साथ हमें इस चीज का तो अंदाजा है कि जाहिर है ये सारा कुछ अचानक किया गया, लिहाजा कश्मीरियों के पास ना तो गजा है खाने के लिए और ना अद्वियात हैं। तो ये चीजें सारी की सारी वज़ीर आज़म साहब ने दुनिया को भी बता भी रहे हैं, वज़ीर खारजा भी, हमारा फॉरेन ऑफिस भी, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन भी, ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन सबकी नजरें इस वक्त जो मैं आपसे गुजारिश करने चाहता हूँ वो वज़ीर आज़म साहब के विजिट पे हैं, जो जनरल असम्बली का विजिट है, जहाँ पे उन्होंने तकरीर करनी है। और ये इरादा करके वज़ीर आज़म साहब गए हैं, कश्मीर के अवाम से और कश्मीरियों से एक वादा करके गए हैं कि जनरल असम्बली में और जनरल असम्बली की साइड लाइन पे मैं कोशिश करूंगा कि कश्मीर के इश्यू को इस हद तक हाईलाइट करूं कि दुनिया हिंदुस्तान को मजबूर करे कि जो यूनिलैटरल इलीगल एक्ट हिंदुस्तान ने लिया है पहले तो उसको वापस करे और उसके बाद कश्मीर के मसले को हल करे फौरी तौर पे। जी डॉक्टर खान, एक सवाल ये भी है कि इससे पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान, जैसे कि आपने कहा कि हमेशा से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहा है, लेकिन दुनिया ने इसे हमेशा बायलैटरल इशू के तौर पर लिया। ये पहली मर्तबा है कि इसको एक इंटरनेशनल इशू समझा जाने लगा है। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेज इसको कवर कर रहे हैं। जनरल असेंबली के इजलास से पहले तमाम मीडिया चैनल्स का इसको कवर करना, रिपोर्टिंग करना, क्या एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा उस इजलास के ऊपर, बात के ऊपर, और दुनिया की खामोशी टूट पाएगी?
جی بالکل، میں یہ اس چیز کی بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا کہ بالکل کشمیر ایشو سب سے پہلے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کو، تمام کشمیریوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ کشمیر ایشو کبھی بھی بائی لیٹرل نہیں تھا، کشمیر ایشو ملٹی لیٹرل ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ کشمیر ایشو جیسے آپ نے فرمایا انٹرنیشنل ایشو ہے اور یہ انٹرنیشنل ایشو اس لیے بھی ہے کہ اس کو ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو جب قبضہ کیا ہندوستان نے 1947 میں تو ہندوستان اس وقت یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں لے کے گیا، لہذا اس کو انٹرنیشنل بنانا ہندوستان ہی کا کام تھا۔ پاکستان تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنل طور پہ لیا جائے، پاکستان تو یہ چاہتا تھا اس وقت بھی اور آج بھی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، وہ خود بخود فیصلہ کر لیں گے، اور دنیا کو پتا اور خاص کر کے ہندوستان کو پتا ہے کہ کشمیریوں کا فیصلہ کیا ہے، کشمیری پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لیے کٹ مر رہے ہیں، تو یہ تو چیز بڑی عیاں ہے۔ دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو کشمیر کے ایشو کی پذیرائی ہوئی ہے، اس کی انٹرنیشنلائزیشن ہوئی ہے، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ اس وقت جو واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، اس کے بعد گارڈین، ٹیلی گراف، دنیا کے تمام بڑے بڑے اخبارات جو ہیں اس میں کشمیر کے ایشو کو خاص کر کے 5 اگست 2019 کے بعد بڑے لیول پہ ہائی لائٹ کیا گیا، اس میں اداریے لکھے گئے، اور خاص کر کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو میں یوں آپ سے گزارش یہ کروں کہ آج ہی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی ایک عدالت نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی طلب کیا ہے، ہندوستان کے جو ایک لیفٹیننٹ جنرل جو 15 کور کمانڈ کر رہے ہیں کشمیر کے کشمیر میں جو طلب کیا گیا، جی ان کو بھی طلب کیا ہے، ہندوستان کے جو وزیر داخلہ ہیں امت شاہ اس کو بھی طلب کیا ہے۔ یہ سارا جو گینگ ہے ظالموں کا، یہ سارا جو گینگ ہے بچرز کا، تو اس کو طلب کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ امریکہ کے اندر اخبارات بھی اٹھ گئے ہیں، میڈیا بھی اٹھ گیا ہے، اور بے شمار سینیٹرز نے خاص کر کے کشمیر کے ایشو کے بارے میں ہندوستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سائیڈ لائن پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات ہونی ہے تو اس میں کیا بات ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ میں آپ کو میڈیا اسپیکولیشن بتاؤں انٹرنیشنل لیول پہ، اور یہ ہندوستان کی اسپیکولیشن ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر اعظم کو جب آپس میں وے کیا جاتا ہے تو ہندوستان کے وزیر اعظم ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اسکیپ کرے، ظاہر ہے اس کی جو ڈومینیشن ہے وہ تو ظلم ستم ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی جو ڈومینیشن ہے وہ ایک اچھے انسان، سلو جو انسان اور پیس کی بات کرنے والے کی ہے۔ ایک سوال آپ سے آخری اور کروں گی میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ جب لاسٹ وزٹ ہوا تھا وزیر اعظم کا امریکہ کا تو انہوں نے خود سے کہا تھا کہ میں ثالثی کروں گا اس معاملے پر، لیکن تب ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر ثالثی کی ضرورت ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 22 کو نریندر مودی کے جہاں پر وہ خطاب کریں گے وہاں پر وہ اس ایڈریس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، تو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں اس موقع پر آپ؟ دیکھیں، جو اس نریندر مودی کے اس میں شرکت کی بات ہے، میں آپ سے ایک خاص عرض کرتا چلوں کہ ہندوستان کی ایک بڑی لابی ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور وہ لابی یقیناً ایک بڑا کام کر رہی ہے۔ ٹرمپ کو بھی انہوں نے کنونس کیا ہوا ہے کہ وہ مودی کے ساتھ رہے، پھر آپ نے G7 کے دوران بھی مودی اور ٹرمپ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے تو آپ نے بہت دوستانہ حالات دیکھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ اگر تو ایک اچھے لیڈر کے طور پہ سامنے آنے چاہتے ہیں تو ان کو کشمیر کے ایشو پہ ایک پازیٹیو رول ادا کرنا پڑے گا، ورنہ دنیا ان کو پہلے ہی بڑی ایک جس کو کہیں کہ ایک ایسی شخصیت کے حساب سے دیکھ رہی ہے کہ جس میں بیلنس نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے بات کی تھی تو انہوں نے میڈیشن کی بات کی تھی کہ ہم میڈیشن کرنے چاہتے ہیں اور کشمیر کے اس ایشو کو حل کرانے چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اور سوچتا ہوں اور میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت ٹرمپ سے بات کریں گے بڑی کلیئر انداز میں بات کریں گے کہ کشمیریوں کے جو سیج ہے، کشمیریوں کا جو محاصرہ ہے وہ 2 مہینے کے قریب ہونے لگے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کشمیر کے ایشو پہ ایک فیئر سٹانس لے، نہ کہ ہندوستان پہ اپنے جو ان کے ذاتی مفادات ہیں، تجارتی مفادات ہیں، اسٹریٹجک اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھے تو کشمیریوں پہ اور کشمیر پہ ظلم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اس دفعہ بہت ہی کلیئر سٹانس لیں گے، ٹرمپ کو وعدہ بھی یاد کریں گے اور ٹرمپ کو ایک ڈیسائسو رول ادا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر محمد خان، بہت شکریہ آپ کا، اور وزیر اعظم کا وزٹ نہایت اہمیت کا حامل، اور ہمیں دنیا کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہمیں اپنے دوستوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارے کشمیر کے سٹانس پہ پاکستان کا
साथ देते हैं। आज जुम्मे का रोज भी था और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया और एक बुलंद आवाज दुनिया तक पहुंचाई कि पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी सिफारती हिमायत जो है वो जारी रखे हुए है। नाज़रीन, हम बात करेंगे डेंगू के हवाले से। डेंगू एक ऐसा मर्ज है जिसकी वजह से बहुत से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, खुसूसन अगर हम जुड़वां शहरों की बात करें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मरीजों की तादाद में रोज इजाफा होता चला जा रहा है और डेंगू का मर्ज जो है ये साफ पानी में ये मच्छर बनता है और जैसे दूसरा मच्छर गंदे पानी में बनता है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये साफ पानी में बनता है और इसकी वजह से एहतियात का जो अमर है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप किस तरीके से इससे मुहतात रहें, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपने बच्चों को, अपने अहल खाना को इससे महफूज रखें। ये मर्ज हम देख रहे हैं कि इसमें मरीजों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और हम देख रहे हैं कि 3000 से ज्यादा जो है मुल्क भर में मरीजों की तादाद जो है अभी तक हो चुकी है और अफेक्ट हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जो आदादो शुमार जारी किए गए हैं और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जो है वो 6 से ज्यादा मरीज जो है वो दम भी तोड़ गए हैं डेंगू की वजह से। आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें जिससे मच्छर आपको ना काट सकें। अपने घरों में जाली वाली खिड़कियों का इस्तेमाल करें। कहीं पे भी पानी खड़ा ना होने दें। अपने वॉशरूम्स में, अपने लॉन्स में, कहीं पे भी टाइल्स में, कोई भी ऐसी जगह जो है जहां पर आप अपना पोर्च धोते हैं, अपने घरों को धोते हैं, तो पानी को बिल्कुल खड़ा ना होने दें क्योंकि ये जो है ये साफ घरों में, साफ जगहों पे ये पनपता है और वहां से ये मच्छर उड़ता है और ये बढ़ता चला जाता है। डेंगू का एक मर्ज ऐसा है, ये दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और बहुत सालों से ये पाकिस्तान में मौजूद है। हुकूमतें कोशिश करती चली आ रही हैं कि स्प्रेज कराए जाएं, लेकिन हमें पर्दे वाहिद के तौर पर, इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करने की भी जरूरत है। अगर आपके इलाके में अभी तक स्प्रे नहीं हुआ तो भी आप अपने घरों में खुद से स्प्रेज कराएं। रोजाना रात को जो है स्प्रे करके सोएं और क्योंकि इसके 2 औकात होते हैं, सुबह के औकात में और शाम ढलते हुए ये मच्छर जो है ये जरूर काटता है। इस हवाले से जरूर एहतियात करने की जरूरत है और हम आपको ये भी बताएं कि इस हवाले से एहतियात जरूर करें और अगर आपके इलाके में टीम्स नहीं आई स्प्रे करने के लिए तो भी अपने इलाके के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो भी सरकर्दा नुमाइंदे हैं, उनको जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक से वापस आएंगे और शामिल करेंगे कुछ मजीद। तब्दीली आसान नहीं, एक जद्दोजहद, ना रुकने वाली मुसलसल कोशिश। तब्दीली एक सफर है नए पाकिस्तान की जाने। मंजिल को पाने के लिए जरूरी है अनथक मेहनत। कितना बदला है, कितना बदलेगा, कैसे बनेगा नया पाकिस्तान, हालात से बाखबर रहने के लिए जानना जरूरी है ताजा तरीन सूरत हाल। देखिए प्रोग्राम सूरत हाल सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जो कि एक ऐसे खौफनाक नजरिए पे, आइडियोलॉजी पे चल रही है जिसने पहले दुनिया में बड़ी तबाही मचाई है। पाकिस्तान की ये जो कश्मीर पॉलिसी है इसका एक फैसला कुन वक्त आ गया। बड़े बड़े फिरौन आए दुनिया में, लेकिन जो तकब्बर है वो उससे उन्होंने ऐसी गलतियां की कि उनकी तबाही आई। नरेंद्र मोदी ने तारीखी ब्लंडर किया, हिस्टोरिकल ब्लंडर। उन्होंने मौका दे दिया कि कश्मीर के लोगों को अब आजाद होने का। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा, दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा, सबको बताऊंगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है और हमारा मुकाबला किससे हो रहा है। जो इंशाल्लाह बाहर पाकिस्तानी हैं, हमारे जो कश्मीरी हैं, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब उठाएंगी। हम सारे लीगल फोरम जो भी दुनिया में अवेलेबल है उसके अंदर उठाएंगे। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है।
मेरा नाम बिट्टू है। मेरा आज का पैगाम, अपने घर और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा माहौल हमारी सोच, हमारे तर्ज अमल का अक्कास। आइए हम मिलकर अपने माहौल को सेहतमंद बनाएं। हम माहौल से नहीं, माहौल हमसे है। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का चले। वो फिक्र अगर काम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। लाइव एट 5 में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अब रुख करेंगे कराची का, जहां पर सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आवारा कुत्तों को खत्म करने की एक मुहिम शुरू की जाए। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हम सब ने वो वीडियोस देखी जहां पर कुत्ते के काटने से वो बच्चे जो हैं रेबीज का शिकार होकर तड़प तड़प कर अपनी जानें दे गए, लेकिन वहां पर उनको वैक्सीनेशन जो है वो नहीं मिल पाई। अस्पतालों में डॉक्टर्स उन्होंने वो वैक्सीनेशन क्यों नहीं दी, सिंध हुकूमत ने वो वैक्सीनेशन क्यों नहीं मंगवाई, ऐसी सूरत हाल क्यों है, ये सब कुछ जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट इम्तियाज फरहान साहब से हमने टेलीफोनिक राब्ता किया है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज फरहान साहब हमसे बात करने के लिए। क्या सूरत हाल है सिंध में? ये कुत्ते मारने की मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है लेकिन वैक्सीनेशन नहीं मंगवाई गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वैक्सीनेशन के हवाले से ये जो आप वाकया जो आप कोच कर रही हैं वो वाकया जो है ना क्या कहते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एक वजाहत भी आई है कि 40 रोज पहले का वाकया था और ये शिकारपुर के गांव में हुआ और वहीं पे उसका इलाज होता रहा। जब वो उसको लाड़काना लाया गया तो उसकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो जामबर हो सकता था। बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाकया था, ये तो वजाहत हो गई। उसके बाद जाहिर है कि एक कैंपेन लॉन्च हो गई और काफी सारी शिकायतें आने लगी मुख्तलिफ शहरों से भी और खासतौर पर जो बड़ा शहर है दारुल हुकूमत है सिंध का कराची, वहां से भी कि ये कुत्ते जो है उनके काटने के वाकयात अब बढ़ गए और ऐसे आता है। अब देखें इसमें एक इंतहाई अहम जो एक 270 अरब रुपए की माफी वाला मामला हुआ था उससे भी एक चीज सामने आई थी और अभी भी सामने आई। हमारे जो अदालतें हैं उनको भी एक बोल्ड आ गया कि जैसे हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस आतिफ सईद खोसा साहब बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं कि हजारों की तादाद में मुकदमात को सॉल्व किया। इस तरह से अब जो मातेहत अदालतें उनको भी करना पड़ेगा जो स्टे वाली है। अब एक और मामला ये कुत्तों के ये मारने के हवाले से कहा था, थोड़े अरसे पहले डिबेट शुरू हुई। एक आलिम है, मुफ्ती का दर्जा, उन्होंने कहा जी मारना नहीं चाहिए, मारने भी उसमें शरिया का मामला आया कि ना मारना नहीं चाहिए। उन्होंने एक इस पे तजवीज पेश की कि हमें इसकी फार्मिंग करनी चाहिए जहां पर ये इस्तेमाल होते हैं, जहां पर ये सारी चीजें होती हैं। उन्होंने चाइना का और दूसरे ममालिक का हवाला भी दिया कि भाई उधर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इनको मारना नहीं चाहिए क्योंकि ये जानदार है। अब ये भी एक सूरत हाल सामने आ गई। लेकिन बात यह है कि महकमा सेहत जो है वो आता है सिंध हुकूमत के अंडर। महकमा सेहत की कारकर्दगी पर पहले भी बहुत से सवालात उठे सिंध में और अब एक मरतबा फिर उठ गए। ठीक है, अगर कुछ महीने पहले का वाक़या भी है, लेकिन सिंध हुकूमत की पहले भी परफॉर्मेंस सेहत के हवाले से कुछ अच्छी नहीं है।
इस हवाले से क्या जवाब देंगे? कुछ तसल्ली बस देखिए ये हर चीज में एक तनकीद का पहलू तो रहता है, अच्छे से अच्छे काम में भी तनकीद का पहलू रहता है। रहना चाहिए कि ये वैक्सीन का मामला और ये सांप के काटने के जो हमारे थर वाली साइड पे ज्यादा ये वाकयात पेश आते हैं, थर डेजर्ट में और थर के जो गांव गोठ है वहां पर भी ये शिकायत है कि सांप से काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, या है भी तो बड़ी मुश्किल से वो दस्तयाब होती है, और यही सूरत हाल कुत्ते की वैक्सीन के हिसाब से है। इस पर ये बिल्कुल शिकायत है। लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा नहीं है, जैसे NICVH है, NICVD है, इसमें अच्छी एक कारकर्दगी है। गंबर्स में जो हार्ट ये लीवर ट्रांसप्लांटेशन है उसमें एक अच्छी है। लेकिन ये है कि इस साइड पर भी हुकूमत को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये मंगानी चाहिए थी। अगर जहाँ जहाँ जरूरत से ज्यादा हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। इस पर जब हमने काम किया था तो PMA के एक लीडर हैं डॉक्टर कैसर सजाद साहब, उन्होंने इस बात को बताया कि हम 3 महीने पहले पॉइंट आउट कर चुके हैं इदारों को, और लेटर लिखा है कि जनाब ये इसको मंगाया जाए। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं और हुकूमत ने ये उनको मंगवा के नहीं दी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज फारान साहब। और हम सब जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद ये डोमेन जो है महकमा सेहत जो है वो सूबे के अंडर आता है, और सिंध हुकूमत क्यों परफॉर्म नहीं कर रही, ये उनको जवाब जरूर देना चाहिए। सूबे के अवाम जो है वो खुसूसन इस हवाले से मुतासर हो रहे हैं। प्रोग्राम में अगले मौजू की जानिब हम बढ़ेंगे नाजरीन, और बात करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले होनहार बेटे के हवाले से। अहमद साया वो होनहार और मेहनती उस्ताद हैं जिनको ये एजाज मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से सबसे मेहनती उस्ताद होने का। उन्होंने ये बताया कि इब्तदाई तौर पर 2000 लोगों को इसमें नामजद किया गया, और उसको जो जब शॉर्टलिस्ट किया गया और उसमें 6 लोगों का नाम शामिल आया, और उसमें से सिर्फ अहमद साया का इंतखाब किया गया जो सबसे ज्यादा मेहनती उस्ताद जो है उसका वोट जो है बच्चों की जानिब से उनको दिया गया। तो यकीनन पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है, और वो रोशन करने के बाद अपने मुल्क वापस आ गए हैं और यहाँ पर वो परफॉर्म करेंगे। नाज़रीन, अब बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, और श्रीलंका के साथ जो है सीरीज के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान जो है वो कल किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट के हवाले से ये शायकीन यकीनन जानना चाहते हैं और कौमी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो भी देखना चाहते हैं। आपको आगाह करेंगे कि कौमी टीम का स्क्वाड का ऐलान जो है वो कल कर दिया जाएगा, और इब्तदाई तौर पर जो कुछ नाम है 20 खिलाड़ियों के नाम जो हैं जो गेस्ट किए जा रहे थे वो उसका बताया गया। आपको मैं ये भी बता दूं कि कौमी टीम का ऐलान कल कर दिया जाएगा श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए। नाज़रीन, लाइव एट 5 से आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। हमें दीजिए इजाजत।